जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 यूनिट 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अल्पकाल एवं दीर्घकाल की अवधारणा को समझाइए। पहले हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। अल्पकाल का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास भूमि है और आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, पहले एक श्रमिक काम कर रहा था, फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया। ऐसे आपने बाकी सब चीज़ों को क्या किया, स्थिर कर दिया। केवल श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर आपने उत्पादन को बढ़ाया। तो ये क्या होगा, अल्पकाल। अब दीर्घकाल किसे कहेंगे? दीर्घकाल में आप एक और भूमि लगा देंगे, ठीक है। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, आप सभी की मात्रा को समान अनुपात में बढ़ा दें। सभी को क्या करेंगे, बराबर अनुपात में बढ़ा दें और फिर आप उत्पादन को बढ़ाएं। तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घकाल। क्योंकि दीर्घकाल में आपके पास समय होगा कि आप भूमि को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल श्रमिक को बढ़ाएं, आप सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ा के उत्पादन को बढ़ाएं, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घकाल। और केवल आप कुछ साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाएं तो वो क्या हो जाएगा, अल्पकाल। इसे लिखेंगे कैसे, अल्पकाल। आप ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा, तो आपको 4 मार्क्स में अल्पकाल के 2 पॉइंट लिखना है और दीर्घकाल के भी 2 पॉइंट। इसमें 4 पॉइंट इसलिए दिए गए हैं कि यदि मान लीजिए केवल अल्पकाल 4 नंबर में आए, तब आपको ये 4 नंबर का लिखना है। लेकिन चूंकि प्रश्न बैंक में से ही पेपर आने की संभावना है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड जो सरल 2 पॉइंट है वो याद करेंगे। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, मतलब केवल आप श्रमिकों की संख्या जो है उसको बढ़ाते जाएं और बाकी चीज़ों को आप क्या कर दें, स्थिर रख दें, तो वो क्या हो जाएगा, अल्पकाल। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें कुछ साधन आपने क्या कर दिए, स्थिर, और कुछ साधन परिवर्तनशील। श्रमिक की संख्या को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इस अवधि में फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकती है। आप केवल कुछ परिवर्तनशील साधन जैसे श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, तो उनको बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप इसके लिख लेंगे। फिर दीर्घकाल को लिखेंगे आप, तो दीर्घकाल में भी केवल 2 पॉइंट लिखेंगे कि दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में बहुत समय होता है, तो आप भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस सभी में समान अनुपात में परिवर्तन, जैसे सभी को 2 गुना 3 गुना जितना आप चाहें, सभी में समान अनुपात में परिवर्तन करेंगे। इस अवधि में फर्म सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकती है। अनुपातिक परिवर्तन मतलब सभी में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। तो अल्पकाल, जो दीर्घकाल होता है वो घंटा, दिन, सप्ताह, महीना में नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित होता है कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होना चाहिए। तो आपको तो केवल ये 2 पॉइंट लिखना है दीर्घकाल में, और अल्पकाल में भी आपको केवल 2 ही पॉइंट को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पाद में संबंध बताइए। अब देखिए, कुल उत्पाद क्या होता है, जैसे ये कुल उत्पादन है, तो कुल उत्पादन जब भी हम उत्पादन करते हैं उसकी 3 अवस्था होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यदि हम कुल उत्पादन को देखें तो प्रथम अवस्था में जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है, घटना प्रारंभ कर देता है। तो ये सीमांत उत्पादन है, ये पहले बढ़ रहा है और फिर क्या है, घटना प्रारंभ इसने कर दिया। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादन बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है। ये देखिए, बढ़ा और यहाँ पर क्या हो गया, अधिकतम हो गया। जबकि सीमांत उत्पादन गिरता है और शून्य हो जाता है। द्वितीय अवस्था में ये गिर कर क्या हो गया, शून्य हो गया। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन न्यूनतम होता है। तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन गिरता है, ये देखिए गिर रहा है, तो सीमांत उत्पादन गिरता है और ऋणात्मक हो जाता है। ये 0 है, इसके नीचे क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं।
तो जब कुल उत्पादन गिरता है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। यानी सीमांत उत्पादन शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो गया और ऋणात्मक भी हो गया, जबकि कुल उत्पादन ना तो शून्य हुआ और ऋणात्मक तो होता ही नहीं है। तो ये कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कुल उत्पादन बढ़ता है, प्रथम अवस्था में जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है फिर गिरना आरंभ कर देता है। द्वितीय अवस्था में जब कुल उत्पादन बढ़कर अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उत्पादन गिरता है और शून्य हो जाता है। तृतीय अवस्था में जब कुल उत्पादन गिरता है तो सीमांत उत्पादन गिरता है और ऋणात्मक हो जाता है। वैसे ऐसे कंपैरेटिव लिखने में अधिक मार्क्स मिलते हैं क्योंकि ये समझ में आता है। औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? देखिए, औसत लागत वक्र यू आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि पहले जब हम उत्पादन करते हैं तो मान लीजिए भूमि बड़ी है, उसका अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो रहा है और हम एक श्रमिक, इतनी बड़ी भूमि है और एक श्रमिक से काम करवा रहे हैं। उत्पादन, औसत उत्पादन, कुल उत्पादन, सारे उत्पादन क्या होंगे, कम होंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाएंगे उत्पादन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उस पर 3 ही श्रमिक काम कर सकते हैं। इसके बाद भी हम श्रमिकों को बढ़ाते जाएं तो कुछ काम करेंगे, कुछ बैठे रहेंगे, तो उत्पादन पहले उत्पादन बढ़ा तो लागतें क्या हुई, घटी। और अनुकूलतम संयोग के बाद यदि हम श्रमिकों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन की लागत क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसलिए औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं क्योंकि पहले लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ जाती हैं। अब लागत वक्र के यू आकार के होने के कारण आंतरिक बचतें हैं। आंतरिक बचतें क्या होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली तकनीकी बचतें, पहले आप मान लीजिए कि हल से खेती कर रहे थे तो उत्पादन कम हो रहा था, अब आप ट्रैक्टर से खेती करें तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ट्रैक्टर की भी सीमा है, एक सीमा तक ही वह एक ट्रैक्टर खेती को जोत सकता है। यदि आप भूमि की संख्या बढ़ाते जाएं और ट्रैक्टर एक ही रखें तो पहले तो लागतें घटेंगी और ट्रैक्टर की सीमा है, उसके बाद लागतें क्या हो जाएंगी, बढ़ने लगेंगी। इसके बाद है श्रम संबंधी बचतें। जैसे आप श्रमिक से काम करवाते हैं तो श्रमिक से जब आप काम करवाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी जूते की फैक्ट्री है और आप जब श्रमिक से काम करवाते हैं तो एक ही श्रमिक यदि पूरा जूता बनाए तो उसे टाइम लगेगा, लेकिन यदि आपने अलग अलग श्रमिकों में काम को बांट दिया, एक तलवा बनाएगा, एक जो है लेस बनाएगा, एक अन्य एक्सेसरी बनाएगा और एक इन सबको जोड़कर जूता बनाने का काम करेगा, तो एक ही एक काम करने से इनको निपुणता आएगी। तो पहले तो क्या होगा, लागतें बढ़ेंगी, लेकिन जब ये निपुण हो जाएंगे तो अनुकूलतम संयोग हो जाएगा। लेकिन एक काम को बार बार करने से नीरसता भी आती है, तो नीरसता आने पर लागतें फिर बढ़ने लगेंगी। पहले तो ये काम को अच्छे से सीखेंगे तो लागतें घटेंगी और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ने लगेंगी। विपणन संबंधी बचतें, मान लीजिए आपका ट्रैक्टर है और आप इसमें केवल इतना ट्रैक्टर भर के सामान बेचने ले जाएं तो लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर का पूरा यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन आप यदि ट्रैक्टर का जैसे जैसे यूज़ बढ़ाते वैसे वैसे लागतें क्या होंगी, घटेंगी। और अनुकूलतम संयोग के बाद भी यदि ट्रैक्टर में आप माल को भरते जाएंगे तो लागतें बढ़ने लगेंगी। प्रबंध संबंधी बचतें, जैसे एक प्रबंधक है और उसकी क्षमता है कि वह 5 श्रमिकों को देख सकता है, लेकिन आप उससे केवल 2 श्रमिकों के काम का निरीक्षण करवाते हैं, तो जैसे जैसे आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी लागतें कम होंगी, क्योंकि आपको वेतन तो उतना ही देना है। लेकिन अब आप 5 श्रमिक की उसकी क्षमता है और आप श्रमिकों की संख्या को 10 कर दें तो फिर 5 श्रमिकों के बाद क्या होगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। पहले वह अच्छे से काम करता है तो लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद यदि आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते हैं तो लागतें बढ़ती हैं। तो इन शॉर्ट आपको इसका विवरण लिखने का एक
बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप ये लिख सकते हैं कि तकनीकी बचतों के कारण पहले जब उत्पादन प्रारंभ होता है तो तकनीकी बचतें प्राप्त होती हैं, इसलिए लागतें घटती हैं, और अनुकूलतम संयोग के बाद तकनीकी बचतें होने के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। ऐसी श्रम संबंधी बचतों में प्रारंभ में श्रम संबंधी बचतें प्राप्त होने के कारण लागतें घटती हैं, और अनुकूलतम संयोग के बाद श्रम संबंधी बचतों के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। इसमें आप विवरण लिख सकते हैं कि प्रारंभ में उत्पादन बढ़ाने पर विपणन संबंधी बचतें प्राप्त होने पर लागतें घटती हैं, और बाद में अनुकूलतम संयोग के बाद विपणन संबंधी बचतों के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। इसमें भी सेम वही प्रबंध की बचतों के कारण लागतें घटती हैं, अनुकूलतम संयोग के बाद बचतों के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को समझाइए। देखिए, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का नियम क्या है कि आप उत्पादन करना चाह रहे हैं और आपने उत्पादन के साधनों में 20% वृद्धि की। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस, आपने श्रम संगठन सभी उत्पादन के साधनों को 20% बढ़ाया। आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो केवल 10% ही वृद्धि हुई। उत्पादन के साधनों को तो आपने ज़्यादा बढ़ाया और उत्पादन में वृद्धि कम हुई, तो हम उसे क्या कहेंगे? ह्रासमान। ह्रास मतलब कम उत्पादन में वृद्धि। चित्र कैसे बनाएंगे? पहले आप ऐसे बना लेना। इसके बाद उत्पादन के साधन को ये आपने ज़्यादा बढ़ाया तो ये डिफरेंस ज़्यादा रखना है, और उत्पादन में वृद्धि कम हुई है तो ये डिफरेंस आपको कम रखना है। यहाँ सभी साधनों में वृद्धि, ये उत्पादन में वृद्धि। लिखेंगे कैसे कि ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कब लागू होता है? जबकि हम उत्पादन के साधनों को कुल उत्पादन में उस अनुपात से कम वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है। मतलब आप साधनों को ज़्यादा बढ़ाते हैं और उत्पादन में कम वृद्धि होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम। जैसे साधनों को तो आपने 100% बढ़ाया, लेकिन उत्पादन में 100% से कम वृद्धि हुई, तो कौन सा नियम हो जाएगा? ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का नियम। अब ये ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू क्यों होता है? क्योंकि जब आप उत्पादन, जैसे भूमि आपकी छोटी है, आप एक श्रमिक से काम करवा रहे हैं तो उत्पादन कम हो रहा है। जैसे जैसे आप श्रमिकों को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उत्पादन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन भूमि की सीमा है, उसमें केवल 3 ही श्रमिक काम कर सकते हैं। इसके बाद भी आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाएं तो पहले तो आपको बचतें प्राप्त हो रही थी, अब आपको पैमाने की हानियाँ प्राप्त होंगी। कुछ काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो आपकी क्या होगी? पैमाने की बचतें प्राप्त होने लगेंगी, तो आपका ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का नियम लागू होगा। तो प्रारंभ में तो आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल लागू होता है, लेकिन बाद में बचतें किस में परिवर्तित हो जाती हैं? हानियों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आपका उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में कि आप साधनों को बढ़ा रहे हैं। अब ह्रासमान प्रतिफल के नियम का जो सूत्र है वो क्या है कि उत्पादन के साधनों को आपने मान लीजिए 10% बढ़ाया, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? केवल उत्पादन के साधनों को तो आपने 10% बढ़ा दिया। मान लीजिए भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस, इन सभी में आपने 10% की वृद्धि की, लेकिन उत्पादन में केवल 5% की वृद्धि हुई, तो हम उसे क्या कहेंगे? पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। उत्पादन में वृद्धि कम हुई है। निशान आपको ध्यान रखना है, साधन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये खुला वाला मुंह किस तरफ रहेगा? साधन की तरफ। उत्पादन में कम वृद्धि हो रही तो ये बंद वाला मुंह साधन की तरफ। ये चित्र आप पहले समझ चुके थे। ह्रासमान उत्पादन का नियम क्या है? इससे पहले हम एक रेखा चित्र से समझ लेते हैं। ह्रासमान उत्पादन का नियम क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक भूमि है और उस भूमि में आप एक श्रमिक से काम करवाते हैं, तो उत्पादन कम होगा क्योंकि भूमि बड़ी है। जैसे जैसे आप श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे उत्पादन बढ़ेगा।
परंतु भूमि की सीमा है कि उस पर केवल 3 ही श्रमिक काम कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उत्पादन बढ़ने के स्थान पर क्या होगा, घटने लगेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, ह्रासमान उत्पादन का नियम। जैसे आपने पहला श्रमिक लगाया तो उत्पादन 10 हुआ, दूसरा लगाया 20 हुआ, तीसरे से अब क्या हुआ, 2 ही श्रमिक काम कर सकते हैं। इसके बाद आप श्रमिकों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन क्या है, घटने लग रहा है। 15, 5 0 हो जाता है और अंत में ऋणात्मक उत्पादन होने लगता है। अब हम इसे लिखेंगे इस तरीके से कि ह्रासमान उत्पादन के नियम के अनुसार अन्य साधनों को स्थिर रखकर मतलब भूमि, पूंजी, संगठन, साहसी को हमने क्या किया, स्थिर रखा। केवल हम किसको बढ़ा रहे हैं, श्रमिक को। तो अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन क्या है, श्रमिक की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, एक बिंदु के पश्चात घटने लगता है। जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन है उत्पत्ति ह्रास नियम। इस ह्रासमान उत्पादन नियम को ही कहते हैं। यह बताता है कि एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। देखिए, इसे हम तालिका द्वारा देखें तो आपकी भूमि जो है वो बड़ी थी। आपने पहला श्रमिक लगाया, उत्पादन 10 हुआ, दूसरे को लगाया, उत्पादन 20 हुआ, बढ़ गया। अब भूमि पर केवल 2 श्रमिक काम कर सकते थे, फिर भी आप श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन क्या होता है, प्रति श्रमिक उत्पादन घटने लगता है। अब तीसरे श्रमिक से उत्पादन 15 हुआ और चौथे को लगाया तो उत्पादन उसने केवल 5 ही किया। अगले को लगाया तो उत्पादन 0 हो गया, उस श्रमिक ने कोई उत्पादन नहीं किया। इसके बाद भी आप श्रमिक बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा। ये तो हो गया सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन कैसे निकालेंगे हम, कि सीमांत उत्पादन का योग द्वारा कुल उत्पादन 10 सीमांत उत्पादन है तो कुल उत्पादन 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 30। 30 में हम 15 को जोड़ेंगे तो 45। 45 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 50। 50 में 0 को जोड़ेंगे तो 50 और 50 में -2 को जोड़ेंगे तो 48। इस प्रकार से हम कुल उत्पादन ज्ञात करेंगे। अब औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे, कि कुल उत्पादन में हम इकाइयों का भाग देंगे। जैसे 10 में 1 का भाग देंगे तो 10, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15, 50 में 4 का भाग देंगे तो 12.5, 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 और 48 में 6 का भाग देंगे तो 8। इस प्रकार से हम औसत उत्पादन ज्ञात करेंगे। अब तालिका का स्पष्टीकरण क्या करना है, कि तालिका से स्पष्ट होता है कि ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम, इसको ही हम ह्रासमान उत्पादन का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, के अनुसार पहले उत्पादन बढ़ता है। ये देखिए, पहले उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन घटने लगता है। पहले उत्पादन बढ़ता है और फिर घटने लगता है। रेखा चित्र में आप चाहें तो ये इतना एक्सप्लेनेशन लिखें और चाहें तो ये छोड़ दें, केवल चित्र अकेला बना सकते हैं। इस तरफ हम परिवर्तनशील इकाइयाँ लिखेंगे और ओ वाई एक्सिस पर हम क्या लिख रहे हैं, टीपी, एमपी और एपी। आप ये यहाँ लिख देंगे टीपी, एमपी और क्या है, एपी। ये 3 चीज़ें इस तरफ बताए गए हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं और 3 जो पहले यदि हम कुल उत्पाद की तीनों अवस्थाओं को देखें तो कुल उत्पाद पहले क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद फिर दूसरी अवस्था में बढ़कर अधिकतम हो जाता है और तीसरी अवस्था में घटने लगता है। अब हम यदि औसत उत्पाद को देखें तो ये पहले प्रथम अवस्था में पहले बढ़ता है फिर घटता है, द्वितीय अवस्था में घटता है और तृतीय अवस्था में भी घटता है।
अब सीमांत उत्पाद को देखें तो प्रथम अवस्था में ये बढ़ जाता है और अधिकतम हो जाता है, द्वितीय अवस्था में घटकर शून्य हो जाता है और तृतीय अवस्था में ऋणात्मक हो जाता है। ये 0 है, इससे नीचे क्या होता है, ऋणात्मक। यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते, केवल चित्र बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो आपको बताया यही इस चार्ट में लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसे लिखें और चाहें तो केवल चित्र अकेला बना दें, क्योंकि 2 नंबर चित्र के होंगे और 1 नंबर तालिका का होगा और 1 नंबर अर्थ का। तो इस प्रकार से 4 नंबर आपके हो जाएंगे। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं लिखिए। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही है, आपको वही लिखना है, केवल आपने यहाँ परिवर्तनशील उत्पाद ह्रासमान प्रतिफल, ह्रासमान की जगह आपको क्या लिख देना है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अब इसकी अवस्थाएं 3 होती हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम की। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या बताता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर हम क्या करेंगे, भूमि पूंजी को स्थिर रखेंगे, केवल श्रमिक की संख्या को बढ़ाएंगे। स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है और एक बिंदु के पश्चात घटने लगता है। परिभाषा आप चाहें तो लिखें या स्किप भी कर सकते हैं। अब परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तालिका आप स्किप कर सकते, क्योंकि आपको केवल क्या किया गया है, नियम बताना है। तो आप सीधे रेखा चित्र पर आएंगे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि कुल उत्पादन पहले बढ़ता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादन बढ़कर अधिकतम हो जाता है। तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन घटने लगता है। अब औसत उत्पादन का क्या होता है, प्रथम अवस्था में औसत उत्पादन पहले बढ़ता है और अधिकतम, औसत उत्पादन बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है। द्वितीय अवस्था में औसत उत्पादन घटता है और तृतीय अवस्था में औसत उत्पादन घटता है। अब सीमांत उत्पादन को हम देखें तो सीमांत उत्पादन क्या होता है कि प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है। द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन घटता है और शून्य हो जाता है। तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में केवल नियम लिखना है और इसके बाद अवस्थाएं आपसे पूछी हैं तो आपको तीनों अवस्थाएं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखना है। सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर। सीमांत लागत यदि औसत लागत में हम अंतर देखें तो सीमांत लागत का अर्थ है कुल लागत की मात्रा कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का, ये कुल लागत है, इसमें हम उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे तो हमें औसत लागत प्राप्त होगी। सीमांत लागत प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अतिरिक्त इकाई की लागत ज्ञात करना पड़ेगी। जैसे मान लें कि 100 इकाइयों की लागत है 100 रुपये और 101 इकाई की लागत है 102 रुपये। 101 इकाइयों की लागत है 102 रुपये, तो केवल 101वीं इकाई की लागत क्या है, 102 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो 101वीं इकाई की लागत क्या आ जाएगी, 2 रुपये। तो ये 2 रुपये क्या है, सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या है, एक अतिरिक्त इकाई की जो लागत होती है या एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। औसत लागत ज्ञात क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य है प्रति इकाई कीमत को ज्ञात करना। सीमांत लागत ज्ञात करने का उद्देश्य होता है कि हर अगली इकाई को उत्पादित करना लाभप्रद है या नहीं। सूत्र औसत उत्पादन का सूत्र है
कुल लागत में हम उत्पादन की इकाइयों का भाग देंगे तो हमें औसत लागत प्राप्त होगी। और कुल लागत में परिवर्तन में हम भाग दें औसत उत्पादन में परिवर्तन का तो हमें सीमांत लागत प्राप्त होगी। औसत लागत का चित्र जो है ये है और सीमांत लागत का चित्र इस तरह से बनाया जाता है। उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। लागत क्या होती है? एक उत्पादक को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करना है, इसके लिए उसने जो भी व्यय किए हैं वो व्यय क्या कहलाएंगे? लागत। अब लागत कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः लागत दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। अल्पकालीन लागत, जैसे अल्पकाल में हम क्या करते हैं, भूमि को स्थिर रख देते हैं और श्रमिक की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अल्पकाल में केवल परिवर्ती साधन क्या है? श्रमिक साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, स्थिर साधनों को नहीं। अल्पकालीन लागत में क्या होता है? केवल परिवर्तनशील साधन परिवर्तित करते हैं। तो लागत मुख्यतः किससे आती है? परिवर्तनशील साधन से आती है। अल्पकालीन लागत भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कुल स्थिर लागत, उत्पादन के स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो लागत वहन करनी पड़ती है उसे स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर साधन क्या होते हैं? जैसे भूमि जो है वो स्थिर साधन है, जैसे भवन है वो क्या है? स्थिर साधन है। कारखाने के भवन, उसका किराया क्या होगा? स्थिर लागत। आप उत्पादन करें या ना करें आपको देना होगी। कुल परिवर्ती लागत, अब परिवर्तनशील साधनों को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो जो लागत वहन करनी पड़ती है उसे परिवर्ती लागत कहते हैं। कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग, आपको इसको और सरल लिखना है तो TC कुल लागत बराबर FC फिक्स्ड कॉस्ट प्लस VC वेरिएबल कॉस्ट। आप फॉर्मूले ही लिखें, क्योंकि यदि आप पूरा विवरण लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। औसत लागत का फॉर्म औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत बटे उत्पादन की मात्रा। औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्ती लागत बटे उत्पादन की मात्रा। फॉर्मूला सेम है, केवल यहाँ परिवर्ती लग गया और यहाँ पर स्थिर लगा है। फिर अल्पकालीन लागत में इसमें भी आप फॉर्मूला अकेला एक लिखें दो की जगह। अल्पकालीन औसत लागत कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा। सीमांत लागत अल्पकालीन, तो ये वाला आप फॉर्मूला लिखें, कुल लागत में परिवर्तन बटे कुल निर्गत में परिवर्तन। आप ये भी लिख सकते हैं छोटा, ये जो डेल्टा है वो परिवर्तन का निशान है। इसके अलावा लागत कई प्रकार की होती हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन के अलावा मौद्रिक लागत, जो आप मुद्रा के रूप में व्यय करते हैं वो मौद्रिक लागत। वास्तविक लागत, उत्पादन के लिए जो भी आपको त्याग करना पड़ता है, कष्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत। अवसर लागत, आपको एक लागत 10,000 आ रही है और एक लागत 20,000 आ रही है, इनमें से जिस लागत का आप चयन करेंगे और जिसको आप त्याग देंगे, जिस लागत को आप त्याग देंगे दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग क्या है? अवसर लागत कहलाती है।